नमस्कार साथियों। देखिए, हमने हमारी जो लास्ट क्लास थी हमने उसमें देखा था कि भाई ये जो द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स पढ़ रहे थे, इसमें हमने देखा था कि भाई मिस्टर रीड की बात होती है। मिस्टर रीड जो है एक सलोपिन हाउस चलाते हैं। ये बताया था कि भाई मिस्टर रीड ये सोचते हैं कि भाई मेरी ही एक शॉप है और कोई यहाँ पे सलूप नहीं बेचता, लेकिन पता लगता है कि रात के टाइम पे बहुत सारी छोटी छोटी स्टॉल्स लगती हैं और वो रात का टाइम जो होता है, रात के बाद जो अर्ली इन द मॉर्निंग का टाइम बताया था हमने कि रीक और जो आर्टिसन मिलते हैं। इसके बाद ये बताया था कि भाई ये जो सलूप है किस किस को अच्छा लगता है। हमने देखा था कि हाँ, जो है वुमन है उसको अच्छा लगता है, गार्डनर को अच्छा लगता है, क्राफ्ट्समैन को अच्छा लगता है, ठीक है ना। और इनको चिमनी स्वीपर्स को भी अच्छा लगता है, लेकिन चिमनी स्वीपर्स के पास इतने पैसे नहीं होते कि उसको पी सकें। इसलिए वो राइटर जो है आपका चार्ल्स लैम जो है वो कह रहा है कि भाई रीडर, आपको यदि कभी ऐसा कोई मिले तो उसको कुछ पैसे दे दें जिससे वो सलूप भी ले, ब्रेड खा ले। इससे आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि वो आपकी चिमनीज़ को साफ़ कर देगा। चिमनी को साफ़ कर देगा, आपको बहुत सारे फ़ायदे हो जाएंगे। एक तो चिमनी की जो कलीक है, सूट है, वो नीचे गिरे और उससे आपका सूप खराब हो जाए, इससे बच जाओगे। आपकी चिमनी साफ़ रहेगी तो सूप के अंदर आपकी कोई भी सूट नहीं गिरेगी। दूसरी वो ये भी कहता है कि इससे एक फ़ायदा आपको ये भी है कि आपकी चिमनी में आग लगने का खतरा भी नहीं रहेगा, है ना। ये हमने हमारी लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब देखिए हम इससे आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर वो कह रहा है, देखो, आई एम बाय नेचर, देखो राइटर कह रहा है कि आई एम बाय नेचर एक्सट्रीमली ससेप्टेबल। वो कह रहा है कि मैं प्रकृति से बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल है। ससेप्टेबल का मतलब होता है सेंसिटिव, संवेदनशील। ससेप्टेबल मतलब सेंसिटिव, SENSITIV, सेंसिटिव। तो कह रहा है कि आई एम बाय नेचर, मैं प्रकृति से एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा क्या हूँ, ससेप्टिव हूँ, ठीक है ना। आई एम सॉरी, ससेप्टेबल, मैं प्रकृति से बहुत ज़्यादा क्या हूँ, संवेदनशील हूँ। मतलब मेरी प्रकृति ऐसी कि मैं बहुत ज़्यादा संवेदनशील हूँ। किसके प्रति? ऑफ स्ट्रीट अफ्रंट्स। देखो, अफ्रंट्स का मतलब होता है इंसल्ट्स। अफ्रंट का मतलब क्या होता है? इंसल्ट्स। और देखो, स्ट्रीट का मतलब ऐसे गली होता है, गली का गलियों में यानी बाजार में, बाजार का मतलब पब्लिक में, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया पब्लिक इंसल्ट। तो उसने कहा, लैम कह रहा है कि देखो, वैसे तो यदि कोई पब्लिकली, यदि मान लो मैं बाहर हूँ और स्ट्रीट में या पब्लिक में यदि मेरी इंसल्ट हो जाए तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। मान लो मैं जा रहा हूँ और मेरे से कुछ गलती हो गई, मैं गिर गया, मैं फिसल गया और कोई मेरे ऊपर हंसा, तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है बुरा लगता है, मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ इस चीज़ के लिए। तो वो कह रहा है, आई एम बाय नेचर, मैं प्रकृति से एक्सट्रीमली, अत्यधिक ससेप्टेबल, संवेदनशील हूँ। और स्ट्रीट अफ्रंट्स, गलियों में जो इंसल्ट्स होती है उनसे, गली में यदि मेरी कोई इंसल्ट हो जाए तो मैं इसके प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील हूँ। द जियर्स एंड टॉन्ट्स ऑफ पॉपुलस, ठीक है। देखो, जियर्स एंड टॉन्ट्स, जियर का मतलब होता है मॉकरी, मॉकरी, मजाक उड़ाना, ठीक है ना। टॉन्ट्स का मतलब होता है सार्केस्टिक रिमार्क, सार्केस्टिक रिमार्क्स। कोई आपके ऊपर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करे, ठीक है ना, उसे कहते हैं टॉन्ट्स। और जियर का मतलब होता है मॉकरी, मजाक उड़ाना। तो कह रहा है कि द जियर्स एंड टॉन्ट्स, में मजाक उड़ाने और मेरे ऊपर व्यंग करने, ठीक है ना। टॉन्ट्स का मतलब है व्यंग करना, सार्केस्टिक रिमार्क्स, ठीक है ना। वो कह रहा है कि द जियर्स एंड टॉन्ट्स ऑफ द पॉपुलस, वो कह रहा है मैं बहुत ज्यादा संवेदनशील हूं किसके प्रति? जो पब्लिक इंसल्ट है उसके प्रति। यदि कोई मेरी पब्लिक में इंसल्ट हो जाए तो मैं बहुत संवेदनशील हूं उसके प्रति। और क्या हो, जियर्स एंड टॉन्ट्स, और क्या हो, मजाक उड़ाए, कोई मेरे ऊपर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करे, ठीक है ना। ऑफ द पॉपुलस, पॉपुलस का मतलब होता है पब्लिक, पब्लिक के द्वारा किसी भी प्रकार का मेरे ऊपर टॉन्ट करना या किसी भी प्रकार की मॉकरी करना, इसके प्रति, पब्लिक इंसल्ट के प्रति मैं बहुत ज़्यादा संवेदनशील हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं बहुत, मतलब ये बात मुझे बहुत हर्ट कर जाती है। द लो ब्रेड ट्रायम्फ दे डिस्प्ले ओवर द कैजुअल ट्रिप और स्प्लैश्ड स्टॉकिंग। देखो क्या होता है, जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, तो कई लोग क्या होते हैं, जैसे कि मान लो एकदम से आपके ऊपर गाड़ी गई और एकदम से आपके ऊपर कीचड़ उछल गया, तो आपके ऊपर जैसे ही कीचड़ उछला तो क्या हुआ, जो लोग देख रहे हैं आसपास, आपने देखा होगा कि उनको मजा आता है, वो आप पे हंसने लग जाते हैं। जैसे मान लो कोई गाड़ी जा रही है और एकदम से कीचड़ किसी के मुंह पे जाके गिरा तो एकदम से सब लोग हंसने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो इस तरीके, मतलब उनको ऐसा लगता है, ठीक है, जैसे कोई गिरा, ठीक है, गिरने पर उनको बड़ा मजा आता है और वो क्या करते हैं, इसमें बड़ा इंजॉय करते हैं। तो वो कह रहा है कि देखो, द लो ब्रेड ट्रायम्फ। देखो, वैसे लो का मतलब होता है निम्न और ब्रेड का मतलब होता है नस्ल, निम्न नस्ल का या निम्न प्रकार का, निम्न किस्म का,
बेकार किस्म का, इसका मतलब वल्गर, या सेंस किससे है, वल्गर, VULGAR, वल्गर, भद्दा। वल्गर ट्रायम्फ, ट्रायम्फ मतलब जीत। दे डिस्प्ले, डिस्प्ले मतलब शो, प्रदर्शन करना। और ओवर द कैजुअल, कैजुअल का मतलब सडन, अचानक, आकस्मिक। ट्रिप का मतलब है स्लिप या फॉल, कह सकते हो फॉल, ठीक है ना। तो कह रहे हैं द लो ब्राइट ट्रायम्फ दे, वो जो लोग हैं ना, जो दूसरे पब्लिक जो है, जो किसी के गिर जाने पर किसी पर हंसती है, मजाक उड़ाती है, तो उनके बारे में वो कह रहा है कि द लो ब्राइट ट्रायम्फ, वो कह रहा है कि एक बहुत ही भद्दे प्रकार की जो है जीत, दे डिस्प्ले, भद्दे प्रकार की जीत का वो प्रदर्शन करते हैं। ओवर द कैजुअल ट्रिप, यदि किसी कोई अचानक गिर जाए, कोई व्यक्ति अचानक गिर जाए, तो अचानक गिरने पर वो क्या करते हैं कि बड़े खुश होते हैं, ठीक है ना, और हंसते हैं। तो ये जो हंसना, खुश होना, ये दिखाना, रे मजा आ गया, तो इसके लिए राइटर कह रहा है कि द लो ब्राइट ट्रायम्फ, निम्न दर्जे की वल्गर, एक घटिया किस्म की या वल्गर जो है जीत जो है, दे डिस्प्ले, वो प्रदर्शन करते हैं। लोग ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि अरे वाह क्या जीत मिली, हमें मजा आ गया। कोई दूसरा गिर गया, किसी दूसरे पर कीचड़ उछल गया, तो उनको मजा आता है। तो इस प्रकार की जो भद्दी सी, जैसे किसी को किसी चीज में जीत मिल जाती है ना, जीत मिलने पर वो किस प्रकार का जो है प्रदर्शन करता है, इस तरीके के लोग प्रदर्शन करते हैं। तो द लो ब्राइट ट्रायम्फ, वो कह रहा है कि एक वल्गर सी, बेहूदी सी जो है जीत का वो प्रदर्शन करते हैं। ओवर द कैजुअल ट्रिप, एक अचानक गिरने पर, ट्रिप मतलब फॉल, कोई अचानक गिरता है। या फिर स्प्लैश्ड स्टॉकिंग, स्प्लैश्ड का मतलब होता है वेट बाय वाटर और मड, वेट गीला हो जाना, भीग जाना, वेट बाय वाटर और मड, कीचड़ या पानी से कोई गीला हो जाए, मैंने आपको बताया, या तो कोई स्लिप हो जाए, या फिर क्या हो कि रास्ते में जा रहा हो, एकदम से गाड़ी से उसके ऊपर पानी से वो भीग जाए, या फिर कीचड़ से भीग जाए, तो वो कह रहा है कि स्प्लैश्ड, स्प्लैश्ड का मतलब गीला, वेट बाय वाटर एंड मड। स्टॉकिंग से, स्टॉकिंग मतलब होता है जो एक तरीके के सॉक्स टाइप के होते हैं, वो नीचे से लेकर ऊपर घुटने तक पहने जाते हैं, लंबे सॉक्स होते हैं, आप समझ लीजिए उनको स्टॉकिंग बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि देखो द लो ब्राइट ट्रायम्फ, बहुत ही वल्गर प्रकार की जीत, दे डिस्प्ले, उसका प्रदर्शन करते हुए ओवर द कैजुअल ट्रिप, यदि कोई एकदम से क्या हो, अचानक गिर पड़े, या स्प्लैश्ड, या क्या हो, स्प्लैश्ड स्टॉकिंग, या फिर उसके जो स्टॉकिंग्स हैं, उसके जो नीचे सॉक्स टाइप के जो कपड़े होते हैं, वो क्या करें, भीग जाएं, तो भी वो क्या करते हैं, बड़ा ही उनको बड़ी खुशी होती है लोगों को, ठीक है। ऑफ ए जेंटलमैन, यदि किसी एक भद्र पुरुष के साथ ऐसा हो जाए, तो देखो वो ये कह रहा है कि उसने कहा कि आई एम बाय नेचर, मैं प्रकृति से अत्यधिक जो है ससेप्टेबल, संवेदनशील हूं। किन के प्रति संवेदनशील हूं, स्ट्रीट अफ्रंट, पब्लिक इंसल्ट के प्रति, द जियर एंड टॉन्ट्स, मॉकरी और सार्केस्टिक रिमार्क्स के प्रति, हंसी मजाक, हंसी के प्रति, या फिर व्यंगों के प्रति, ऑफ द पॉपुलस, लोगों के। द लो ब्राइट ट्रायम्फ दे डिस्प्ले ओवर द कैजुअल ट्रिप और स्प्लैश्ड स्टॉकिंग ऑफ अ जेंटलमैन, यदि किसी भद्र पुरुष या सज्जन पुरुष के क्या हो जाए, यदि किसी सज्जन पुरुष का अचानक गिर जाए, कैजुअल ट्रिप, कोई सज्जन पुरुष यदि अचानक गिर जाए, या स्प्लैश्ड स्टॉकिंग, या फिर उसकी स्टॉकिंग भीग जाए, ठीक है, तो उस पर वो लोग क्या करते हैं, कई लोग लो ब्राइट ट्रायम्फ दे डिस्प्ले, एक बहुत ही वल्गर सी जीत जो है उसका वो दिखावा करते हैं, कि उनको लगता है वल्गर सी जीत मतलब ऐसा लगता है उनको बहुत मजा आ गया, ठीक है। तो राइटर कह रहा है, लैम्ब कह रहा है कि मैं इन चीजों के प्रति बहुत संवेदनशील हूं, यदि कोई इस तरीके से मेरे पास हंसता है तो मुझे तो बहुत बुरा लगता है, ठीक है। यट, लेकिन फिर वो क्या कह रहा है, देखो वो कह रहा है ऐसा यदि कोई करता है मेरे साथ तो मुझे तो बहुत बुरा लगता है, फाइन। लेकिन वो क्या कह रहा है, यट कैन आई इंड्यूअर, लेकिन मैं जो है इंड्यूअर का मतलब होता है टॉलरेट, TOLERAT, टॉलरेट मतलब बर्दाश्त करना, लेकिन मैं जो है इंड्यूअर कर सकता हूं, बर्दाश्त कर सकता हूं द जॉक्यूलैरिटी, जॉक्यूलैरिटी का मतलब होता है ह्यूमर या लाफ्टर, HUMOUR, ह्यूमर कह सकते हो, लाफ्टर कह सकते हो। लेकिन वो कह रहा है कि मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, किसको बर्दाश्त कर सकता हूं, जॉक्यूलैरिटी, उस हंसी को, किसकी हंसी को, ऑफ अ यंग स्वीप, एक छोटे स्वीपर की, ठीक है ना। देखो छोटा स्वीपर वही टेंडर नॉविस जिसके लिए वर्ड यूज किया था, ठीक है ना, लेकिन एक यंग, ओल्ड नहीं, देखो हमेशा वो उसका इंटरेस्ट किसमें, यंग स्वीपर में, ठीक है ना, टेंडर स्वीपर में, ठीक है, टेंडर नॉविस में उसका इंटरेस्ट है। तो देखो वो कह रहा है, यट कैन आई इंड्यूअर, मैं जो है क्या कर सकता हूं, टॉलरेट कर सकता हूं, किसको टॉलरेट कर सकता हूं, जॉक्यूलैरिटी,
हास्य को, मजाक को, हंसी को बर्दाश्त कर सकता हूं, और वह यंग स्वीप, एक छोटे स्वीपर की, विथ समथिंग मोर देन फॉरगिवनेस, विथ समथिंग किसके साथ, मोर देन फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस से ज़्यादा, मतलब ऐसे नहीं कि मैं उनको माफ़ कर दूंगा ऐसी भावना के साथ नहीं, बल्कि मुझे खुद को अच्छा लगेगा यदि मैं गिर जाऊं और मेरे गिरने पर यदि कोई यंग स्वीपर यदि जो है हंसे, तो मैं क्या करूंगा, तो वो मैं उसको बर्दाश्त कर सकता हूं, ठीक है। और वो क्या होगा, समथिंग मोर देन फॉरगिवनेस, मैं उसको माफ़ कर दूं इस चीज़ के लिए, उससे भी ज़्यादा अच्छा मुझे लगेगा। मतलब यदि कोई, मैं गिरता हूं और कोई यंग स्वीप यदि हंसता है तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन इंड्योर दैट, उसको तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, आई कैन इंड्योर, मैं बर्दाश्त कर सकता हूं। जॉक्यूलैरिटी, किसको, हंसी को, किसकी हंसी को बर्दाश्त कर सकता हूं, यंग स्वीप। हालांकि देखो मैं सेंसिटिव हूं बहुत ज़्यादा, मैं जो है इस तरीके की इंसल्ट्स के प्रति बहुत सेंसिटिव हूं, लेकिन हाँ यदि कोई स्वीपर यदि हंस रहा है तो मैं उसको बर्दाश्त कर लूंगा। लेकिन किस लिए कह रहा है ऐसा, क्योंकि उसको ऐसा लगता है राइटर को कि भाई इनकी ज़िंदगी में तो कोई खुशी नहीं है, तो बहुत दुखी है, यदि किसी वजह से इनको थोड़ी सी खुशी मिल रही है, मेरे गिरने से यदि उनको आनंद का अनुभव हो रहा है, तो मैं इसको बर्दाश्त कर सकता हूँ। फाइन। इन द लास्ट विंटर, पिछली सर्दी, बट वन, केवल एक, ठीक है ना। बट वन का मतलब देखो, इन द लास्ट समर, पिछली सर्दी, ठीक है ना, पिछली सर्दी बट वन, बट वन मतलब केवल एक, मतलब पिछली सर्दी केवल एक, इसका मतलब पिछली सर्दी से केवल एक पहले, पिछली सर्दी से केवल एक पहले। पेसिंग अलॉन्ग, पेसिंग अलॉन्ग मतलब वॉकिंग, पिछली सर्दी से एक पहले, यानी पिछली सर्दी से एक सर्दी पहले, पेसिंग अलॉन्ग, वॉक करते हुए। चीप साइड, देखो अब चीप साइड क्या है, ये एक लंदन की एक फेमस स्ट्रीट का नाम है, ठीक है ना, मैं लिख देता हूं, ये सब शब्द ध्यान रखने हैं, ए फेमस स्ट्रीट इन लंदन। देखो आपको एक बात ध्यान रखना है, ए फेमस स्ट्रीट इन लंदन, आपको ये सारे नाम ध्यान रखने हैं जो भी इसमें आए, ठीक है ना। हैमर स्मिथ ध्यान रखना है, कॉवर्ड गार्डन ध्यान रखना है, आपको इसमें चीप साइड ध्यान रखना है, और जो भी नाम आए उनको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा नाम जो है चिमनी स्वीपर, द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स में मेंशन नहीं हुआ है, किसका रेफरेंस नहीं है। तो आपको यदि इनके नाम याद है, आप अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आपको एकदम से स्ट्राइक कर जाएगा, जो भी नाम नहीं होगा आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि ये नाम तो मैंने सुना हुआ नहीं है। लेकिन एक बार आप ध्यान रखें, फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं, चीप साइड पूछ लिया कि चीप साइड क्या है, ठीक है ना, ऐसे पूछ रहे हैं सिटी इन लंदन, ठीक है ना, नेम ऑफ द पार्क, नेम ऑफ द स्ट्रीट, नेम ऑफ द वेजिटेबल मार्केट, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी चीजें क्या हैं, है ना। तो उसने कहा इन द लास्ट विंटर, पिछली सर्दी, ठीक है ना, बट वन, एक, केवल एक, यानी पिछली से केवल एक, यानी पिछली से केवल एक सर्दी पहले। पेसिंग अलॉन्ग चीप साइड विथ माई अकस्टम प्रिसिपिटेशन व्हेन आई वॉक वेस्टवर्ड, अ ट्रेचरस स्लाइड ब्रॉट मी अपॉन माई बैक इन एन इंस्टेंट। अब एक चीज देखिए आप, यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो कि चार्ल्स लैम्ब जो है उसकी प्रोज स्टाइल की एक विशेषता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि चार्ल्स लैम्ब की जब हम प्रोज स्टाइल के बारे में बता रहे थे, हमने देखा था कि भाई यहाँ पे वो किस तरीके से क्या क्या चीज़ों का यूज़ करता है। हमने देखा कि भाई अलूजन्स का यूज़ कर सकता है ना, हमने कहा कि भाई वो आर्किक वर्ड्स का यूज़ करता है। तो इसी तरीके से जैसे जैसे हम ऐसे को आगे पढ़ते जाएंगे, उसकी प्रोज स्टाइल के बारे में आपको पता लगता जाएगा। देखो अब यहाँ पर उसकी एक स्टाइल है, जो उसकी लैम्ब की स्टाइल होती है, जिसे बोलते हैं एनेक्डोट, यूज ऑफ एनेक्डोट, यूज ऑफ एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स का मतलब क्या होता है, एनेक्डोट्स जो है ब्रीफ अकाउंट होता है, ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ और स्टोरी अबाउट। देखो एनेक्डोट क्या होता है, ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ, या फिर आप कह सकते हो और स्टोरी अबाउट ए पर्सन और एन इवेंट। देखिए समझिए क्या होता है, एनेक्डोट क्या होता है, ए ब्रीफ अकाउंट, एक छोटा सा लेखा जोखा होता है, ब्रीफ अकाउंट ऑफ, या तो कोई छोटा सा लेखा जोखा होता है, या फिर स्टोरी होती है, कहानी होती है, अबाउट अ पर्सन, किसी व्यक्ति के बारे में या इवेंट के बारे में। आप ऐसे मतलब लिखते वक्त ऐसे के दौरान ही आप क्या है, कोई कहानी सुनाने लग जाते हो, कोई इंसिडेंट सुनाने लग जाते हो, कोई लेखा जोखा बताने लग जाते हो, इसे कहते हैं एनेक्डोट्स। मतलब चैप्टर के दौरान कोई छोटी सी कहानी, कोई छोटा सा क्या है आप अकाउंट, छोटी सी किसी घटना के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी घटना के बारे में, या किसी कोई लेखा जोखा जो है आप बताने लग जाते हो, ठीक है। तो यहां पर राइटर जो है अपनी एक घटना के बारे में बता रहे हैं। ऐसे पढ़ते वक्त तो कह रहा है कि एक बार क्या हुआ था कि ऐसे ही मैं जा रहा था और जाते जाते जल्दबाजी में मैं क्या गिर गया, और मैं गिरा तो फिर मैंने देखा कि एक चिमनी स्वीपर मेरे ऊपर हंसने लग गया।
लेकिन चिमनी स्वीपर जब मेरी तरफ हंसा तो मेरे को बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इसकी जो हंसी है, ठीक है ना, ये जो है इसको खुशी दे रही है। तो इसकी ज़िंदगी में इतने सारे दुख हैं, इन दुखों में से एक खुशी का कारण यदि मैं बन रहा हूं तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से वो अपनी एक किसके बारे में बताता है, किसी ब्रीफ अकाउंट बताता है, अपना कोई क्या है इंसिडेंट बताता है कि एक बार मैं ऐसे स्लिप हो गया था। तो इसे बोलते हैं एनेक्डोट। और जो चार्ल्स लैम है, ठीक है ना, उसका ये प्रोज स्टाइल का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपने एसेस के दौरान, जैसे आप कोई सा भी ऐसे पढ़े, जैसे ग्रेजुएशन लेवल पे बैचलर्स कंप्लेंट होता है तो वहाँ देखेंगे वहाँ पे भी उसने बहुत सारे एनेक्डोट्स का यूज़ किया है। चलो हम उन एसेस की बात नहीं करते, अभी तो हमारे सिलेबस में जो है वो इसी की बात कर लेते हैं। तो वो एनेक्डोट्स का यूज़ करता है। एनेक्डोट्स क्या होती है, ब्रीफ स्टोरी होती है, इवेंट होती है, ठीक है ना, अकाउंट होता है, ठीक है ना, जो आप जो है राइटर जो है बीच में यूज़ करता है। तो यहाँ पर उसने कौन सी स्टोरी बताई, कौन सा अपना ब्रीफ अकाउंट बताया कि एक बार में गिर गया था। तो इस तरीके से ध्यान रखना है आपको, इसमें इस पूरे ऐसे में वो 3 जगह एनेक्डोट्स का यूज़ करता है। एक तो वो अपनी खुद की गिरने की कहानी बताता है, ठीक है ना, एक तो अपनी लैम खुद अपनी गिरने की कहानी बताता है, एक जो है वो एरेंडल, अभी आप पढ़ेंगे आगे आने वाला है, एक एरेंडल कासल के बारे में बताता है कि किस तरीके से एरेंडल कासल जो है उसमें अंदर एक बार एक स्वीपर जो है जाके वहाँ पे उसमें सो गया था बेड पर, ठीक है ना, रॉयल बेड पर, उसकी कहानी बताता है। एक कैरेक्टर और आएगा जिसका नाम है जेम वाइट, कि किस तरीके से जेम वाइट जो है वो एक बहुत अच्छा व्यक्ति था और वो क्या करता था, चिमनी स्वीपर्स को इन्वाइट किया करता था एक पर्टिकुलर डे, बार्थोलोम्यू डे, सेंट बार्थोलोम्यू डेज, लेकिन वो बात कर लेंगे। तो उस आप तो समझ, एक तो जेम वाइट की कहानी सुनाता है वो बीच में, एक वो जो है एरेंडल कासल के बारे में बताता है और एक अपनी खुद की बता रहा है कि भाई मैं एक बार ऐसे गिर गया था। तो इसे बोलते हैं एनेक्डोट्स। तो वो एनेक्डोट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना ही है ना, कहाँ यूज़ कर रहा है, कौन सा यूज़ कर रहा है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो देखो हम आगे पढ़ते हैं ना। अब क्या कर रहा है वो, पेसिंग अलॉन्ग चीप साइड। चीप साइड का मतलब इन नेम ऑफ द स्ट्रीट, वो एक स्ट्रीट पर वॉक करते हुए वो कह रहा है कि मैं एक बार क्या हो रहा था कि ये चीप साइड जो है स्ट्रीट है, यहाँ पर जब वॉक कर रहा था विथ माई अकस्टम्ड, अकस्टम्ड का मतलब हैबिचुअल, आदतन, अकस्टम्ड का मतलब क्या है, हैबिचुअल, आदतन, अपने जो आदतन जो है, प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन का मतलब है हरी, जल्दबाजी, HURRY, हरी। वो कह रहा है जैसे कि मेरी आदतन है, जैसे किसी की आदत होती है कि जल्दी जल्दी चलने की, तो कह रहा है मेरी जो आदतन है, जैसे कि मेरी आदत है, उस आदत की वजह से मैं क्या जल्दी जल्दी जा रहा था। तो कह रहा है एक बार चीप साइड पर, देखो वो कह रहा है एक बार क्या है, पेसिंग अलॉन्ग, वॉक करते हुए चीप साइड एक गली की बात है, विथ माई अकस्टम्ड प्रिसिपिटेशन, मैं अपनी आदतन जल्दबाजी में था। क्या हुआ, वेन आई वॉक वेस्टवर्ड, जब मैं वेस्ट की तरफ मुड़ा, जब मैं वेस्ट की तरफ चला, ए ट्रेचरस स्लाइड, तभी एकदम से, ट्रेचरस मतलब डिसीटफुल, DECEITFUL, डिसीटफुल, डिसीटफुल मतलब धोखेबाज। तभी उस वक्त एक धोखेबाज स्लाइड का मतलब क्या है, फिसलन, स्लिप आप कह सकते हो। एक बहुत ही खतरनाक जो स्लाइड आई, फिसलन आई, उसने क्या किया, ब्रॉट मी अपॉन माई बैक, एक बहुत ही खतरनाक सी फिसलन ने, ठीक है ना, स्लिप ने क्या किया, ब्रॉट मी अपॉन माई बैक, वो एक बहुत ही खतरनाक सी या बहुत ही धोखेबाज वाली, धोखा देने वाली स्लिप आई। उसने क्या कर दिया, उसने ब्रॉट मी अपॉन माई बैक, मुझे अपनी पीठ के बल ला दिया, इन एन इंस्टेंट, एक ही क्षण में। मतलब एकदम से मैं जल्दी जा रहा था तो एकदम से खतरनाक सी कोई स्लिप आई, फिसलन आई, और उस फिसलन ने मुझे एक ही क्षण में, इन एन इंस्टेंट, एक ही क्षण में मुझे पीठ के बल ला दिया, इसका मतलब मैं गिर पड़ा, ठीक है। आई स्क्रैम्बल्ड अप, स्क्रैम्बल्ड अप मतलब स्टूड अप, स्क्रैम्बल्ड अप मतलब स्टूड अप, मैं खड़ा हो गया, ठीक है ना। एकदम से क्या हुआ, मैं खड़ा हो गया, विथ पेन एंड शेम। देखो जैसे आदमी कई बार क्या होता है, जैसे आप जा रहे हो रास्ते में और एकदम से मान लो आप गिर गए, ठोकर खा गए, तो एकदम से आप जैसे ही गिरते हो तो एकदम से सबसे पहले खड़े हो जाते हो, क्यों, क्योंकि आपको ऐसा लगता है किसी ने देख तो नहीं लिया, है ना। तो आपको क्या होता है, बड़ी शर्म का महसूस होता है, तो और दर्द भी होता है, लेकिन आप दर्द को तो क्या आपके लग भी रही होगी, नहीं तो आप दिखाओगे नहीं लग रही है ना। तो क्या होता है, अब छोटे बच्चों की बात अलग है, छोटे बच्चे तो थोड़ी सी नहीं लगे तो भी तेज तेज रोने लग जाते हैं, लेकिन जैसे मान लो हम हैं, ठीक है ना, तो हम यदि गिर जाएंगे तो हमारे दर्द भी होगा, तो हम क्या करेंगे, उस दर्द को बर्दाश्त कर लेंगे, ठीक है ना। हमें ज़्यादा बुरा ही लगेगा यार किसी ने देख तो नहीं है, शर्मिंदा होती है, हमें शर्म आती है गिर पड़े हमें ना। तो इसी तरह वो कह रहा है कि आई स्क्रैम्बल्ड अप, में एकदम से क्या हुआ, स्टूड लिखना, STOOD, STOOD अप, आई स्टूड अप,
मैं खड़ा हो गया विथ पेन एंड शेम इनफ, पर्याप्त शर्म और दर्द के साथ, यट लेकिन, आउटवर्डली लेकिन बाहरी रूप से। ऐसे होता है ना, जैसे अपन के लग तो बहुत जोर से गई है, आपसे कहते हैं लग गई क्या, कि नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं, है ना, ऐसे ही। तो उसने कहा यट आउटवर्डली लेकिन बाहरी रूप से, ट्राइंग टू फेस इट डाउन। फेस इट डाउन का मतलब लिख लो, ओवरकम समथिंग बाय डिटर्मिनेशन। ओवरकम समथिंग बाय डिटर्मिनेशन, किसी चीज पर दृढ़ संकल्प से क्या करना, वश करना, काबू में करना। तो आप, लेकिन क्या कर रहा मैंने, यानी कि आपने क्या किया, किसी चीज को मतलब डिटर्मिनेशन से काबू में पाना। जैसे आपके दर्द हो रही है बहुत तेज, लेकिन दर्द को आप क्या करते हो, डिटर्मिनेशन के साथ काबू में पा लेते हो और बिल्कुल काम नजर आते हो। बहुत तेज लग गई फिर भी क्या कुछ लग गई, तो आपको नहीं नहीं कुछ नहीं लगी कुछ नहीं लगी। तो उसने भी ऐसा किया, आउटवर्डली बाहरी रूप से क्या कोशिश कर रहा था, वो कह रहा है मैं ट्राई टू फेस इट डाउन, मैं क्या कर रहा था, संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, इच्छा शक्ति के साथ क्या कर रहा था, उस पर क्या कर रहा था, काबू पाने की कोशिश कर रहा था। किस पर, दर्द पर। बाहरी रूप से मैंने क्या कर रहा था, दर्द पर काबू पा रहा था, मतलब अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था, मतलब बाहरी रूप से इस दर्द को मैं क्या कर रहा था, अवॉइड कर रहा था। इज इट क्लियर? एज इफ नथिंग हैज हैपेंड, जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, खूब लग गई है लेकिन फिर भी ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कुछ भी नहीं हुआ, तो ऐसा मेरे साथ हुआ था। ठीक है, तो अपनी कहानी बताई, अपना एक ब्रीफ अकाउंट बताया कि एक बार मैं ऐसे फिसल गया था, तो इसीलिए क्या है, एनेक्डोट। ऐसे क्या बोलते हैं, एनेक्डोट। व्हेन द रॉगिश ग्रिन, देखो रॉगिश मतलब लाइक रॉग, रॉग मतलब था बदमाश, बदमाश जैसी। तभी एक बदमाश जैसी, रॉगिश मतलब लाइक रॉग, और रॉग का मतलब था बदमाश। तो व्हेन, तभी, द रॉगिश ग्रिन, ग्रिन का मतलब था वाइड स्माइल। ग्रिन का मतलब क्या होता है, वाइड स्माइल, बहुत ही विस्तृत सी बड़ी सी मुस्कुराहट, बहुत बड़ी मुस्कुराहट, ठीक है ना, वाइड स्माइल, SMILE। तभी एक बदमाशों जैसी मुस्कुराहट ऑफ वन ऑफ दीज यंग विट्स, इन यंग विट्स, यंग विट्स किसके लिए यूज हो रहा है, चिमनी स्वीपर्स के लिए। अब क्या ध्यान रखना है आपको, देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, चिमनी स्वीपर्स। अब आपको ये एक वर्ड ये दे दिया, आपको दे दिया कि भाई इसमें से कौन सा वर्ड जो है चिमनी स्वीपर्स के लिए यूज नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब यहां पर ऐसा हो सकता है यंग विट्स की जगह कुछ थोड़ा सा चेंज कर दे, आपको फ्रेज ध्यान होनी चाहिए, ठीक है ना। यंग विट्स की जगह यंग वाइस दे दे, कुछ भी और भी कोई वर्ड दे सकता है। तो और ये भी ध्यान रखना है कि इस तरीके से 3-4 वर्ड दे दें कि कौन सा जो है चिमनी स्वीपर्स के लिए यूज नहीं हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है यंग विट्स चिमनी स्वीपर्स के लिए उसने यूज किया है, छोटे बुद्धिमान लोग, ठीक है। तो उसने कहा व्हेन द रॉगिश ग्रिन, तभी एक बदमाशों जैसी मुस्कुराहट, ठीक है ना। वन ऑफ दीज यंग विट्स, इन चिमनी स्वीपर्स में से, इन चिमनी स्वीपर्स में से किसी एक की बदमाशों जैसी मुस्कुराहट से एनकाउंटर्ड मी, एनकाउंटर्ड मतलब सामना होना, मेरा सामना हुआ। इसका मतलब जैसे ही मैं गिरा, गिर के खड़ा हुआ, तो मैंने एकदम से देखा तो एक चिमनी स्वीपर जो है मेरी तरफ बड़े अच्छी तरह से मुस्कुरा रहा था। अब मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, तो इंसल्ट हो रही है उसकी। देयर ही स्टूड, वह वहां खड़ा हुआ था, ठीक है। देयर ही स्टूड, वह वहां खड़ा हुआ था, पॉइंटिंग मी, मेरी तरफ इशारा कर रहा था। वह वहां खड़ा हुआ था और मेरी तरफ इशारा कर रहा था विथ हिज डस्की फिंगर, डस्की मतलब डार्क, ब्लैक, अपनी काली डार्क, अपनी काली या डार्क उंगली से मेरी तरफ इशारा कर रहा था कि देखो देखो फिसल गया, वो फिसल गया, वो फिसल गया, ऐसे ना। तो देखो देयर ही स्टूड, वो चिमनी स्वीपर वहां खड़ा हुआ था, पॉइंटिंग मी आउट, मेरी तरफ इशारा कर रहा था, हिज डस्की फिंगर, अपनी काली सी उंगली से, टू द मॉब, किसके लिए, भीड़ के लिए, भीड़ के लिए इशारा कर रहा था। मतलब कह रहा अरे देखो देखो वो गिर गया, अरे देखो देखो वो गिर गया, अरे देखो देखो वो गिर गया, इस तरह के मेरी तरफ वो क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, वो पॉइंटिंग, इशारा कर रहा था, ठीक है। एंड टू द पुअर वुमन, एक तो भीड़ की तरफ इशारा कर रहा था और एक कोई बेचारी गरीब सी औरत थी उसकी तरफ इशारा कर रहा था। मतलब एक तो भीड़ से कर रहा था देखो 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 देखो, फिर वो एक औरत थी उससे कह रहा था देखो देखो वो गिर गया। और वो कह रहा है कि वो जो औरत है वो कौन थी, आई सपोज हिज मदर, शायद मेरा मानना यह है कि उसकी माँ थी, उसकी तरफ इशारा कर रहा था, मतलब मेरी तरफ इशारा करके उनसे कह रहा था कि देखो देखो वो गिर गया। तो कह रहा है एंड टू अ पुअर वुमन इन पर्टिकुलर, खास तौर से एक भीड़ की तरफ और एक औरत की तरफ जो शायद उसकी माँ थी, खास तौर से उनकी तरफ इशारा कर रहा था, उनसे कह रहा था कि देखो वो आदमी गिर गया। टिल, और फिर उसके बाद क्या कर रहा था, हंस रहा था, ग्रिनिंग कर रहा था, मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। फिर वो कह रहा है टिल द टीयर्स फॉर द एक्सक्यूजिटनेस ऑफ द फन, सो ही थॉट वर्कड देमसेल्व्स आउट एट द कॉर्नर्स ऑफ हिज पुअर रेड आईज। देखो अब वो कह रहा है यहां पे देखिए, अब वो हंस रहा था, इशारा कर रहा था कि वो गिर गया, जैसे कोई गिर जाता है तो बहुत जोर जोर से हंसते ना, ऐसे वो हंस रहा था। फिर वो कह रहा था
टिल द टीयर्स, तब तक हंसता रहा जब तक आंसू, फॉर द एक्सक्यूजिटनेस, एक्सक्यूजिटनेस का मतलब होता है एलिगेंस, ELEGANC, एलिगेंस, एलिगेंस मतलब श्रेष्ठता, ठीक है ना, ऑफ फन, फन मतलब हास्य मजाक, ठीक है ना, जब तक कि टीयर्स फॉर द एक्सक्यूजिटनेस ऑफ फन, उसकी जो फन आनंद की जो है उत्कृष्टता, आनंद की श्रेष्ठता, जब तक हंसता रहा जब तक कि आनंद की श्रेष्ठता की वजह से क्या नहीं निकला है, उसके टीयर्स नहीं निकलता है। अब पता ना कई बार अपन बहुत जोर जोर से हंसते हैं, हंसने की वजह से आंखों में आंसू आ जाते हैं, ठीक है ना, तो कह रहा है टीयर्स आंसू फॉर द एक्सक्यूजिटनेस ऑफ द फन, आंसू आने लगे उसके कारण एलिगेंस ऑफ द फन, क्योंकि उससे ऐसा लगा कि उसको जो आनंद है उसकी उत्कृष्टता हो गई, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। सो ही थॉट इट, उसने ऐसा सोचा, उसके लिए ऐसा लगा था कि ये तो फन है, उसको ऐसा लगा था इधर मजा आ गया। तो जो मजा, जो आनंद की उत्कृष्टता, आनंद की श्रेष्ठता, आनंद का एलिगेंस, आनंद की एक्सक्यूजिटनेस जो है, उसकी वजह से उसके टीयर्स आने लगे, ठीक है। आनंद की उत्कृष्टता की वजह से आंसू, वक्त, आंसू ने क्या किया, वक्त देमसेल्फ आउट, खुद ने ही बाहर निकलने का काम कर लिया, वक्त देमसेल्व्स आउट ऑफ द कॉर्नर्स, वो खुद ही क्या करने लग गए, कोने में से निकलने लग गए, ऑफ हिज पुअर रेड आईज, उसकी जो बेकार सी जो लाल सी आंखें हैं, उसकी बेकार सी लाल सी आंखों से के कोनों में से, कोने का मतलब साइड्स, देखो आंसू आते हैं ना तो आंसू साइड से आते हैं ना, इधर से आंसू से बीच में से नहीं टपकते, साइड से आते हैं पहले, है ना, आपने देखा होगा इधर से साइड से आने लग जाते हैं। तो कह रहा है उसको आनंद की इतनी उत्कृष्टता हुई कि आंसू खुद वे खुद उसकी आंखों के कोने में से निकलने लग गए। फाइन, रेड आइज, फिर वो कह रहा है रेड आइज को डिस्क्राइब कर रहा है कि रेड आइज देखो, रेड फ्रॉम मेनी आ प्रीवियस वीपिंग, रेड क्यों हो रही थी, पहले की कई वीपिंग की वजह से, कई बार रोया होगा, कई बार खाना नहीं मिला होगा, कई बार परेशानी होगी, कई बार किसी ने पीट दिया होगा, तो इन पहले की जो वीपिंग की वजह से उसकी आंख लाल हो रही थी। एक, एंड सूट इन्फ्लैम्ड, इन्फ्लैम्ड का मतलब होता है इन्फेक्शन, इन्फ्लैम्ड का मतलब क्या हो गया, इन्फेक्शन, और ये जो सूट है, जो ब्लैक पाउडर है, कालिक है, उसके इन्फेक्शन की वजह से उसकी आंख लाल हो रही थी। तो आंख लाल, वो कह रहा है उसकी जो लाल आंखें हैं उनमें से खुशी के आंसू जो है निकलने लग गए, क्योंकि उसको आनंद की उत्कृष्टता आ गई थी, मुझे गिरता हुआ देख के उसकी आनंद की पराकाष्ठा आ गई थी, एलिगेंस, उत्कृष्टता आ गई थी, इसकी वजह से उसकी आंखों में से आंसू निकलने लग गए, उन लाल आंखों से आंसू निकलने लग गए। फिर वो लाल का कारण बता रहा है, ऐसे पूछ सकते हैं कि लाल आंखें होने का कारण क्या है, इनमें से कौन सा कारण लाल आंख होने का नहीं है ना, कुछ भी पूछ सकते हैं। रेड आइज, क्यों रेड आइज, तो वो कह रहा है कि मैनी प्रीवियस वीपिंग, कई बार पहले रोया होगा, बहुत रोया होगा कष्टों की वजह से, उसको कभी किसी ने खाना नहीं दिया होगा, कभी क्या, तो उसकी वजह से, या फिर सूट इन्फ्लेमेशन, या फिर सूट के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है कि उसकी आंखें लाल हो। यट, फिर भी, टिंकलिंग थ्रू ऑल विथ सच अ जॉय, ठीक है ना, फिर भी, टिंकलिंग, टिंकलिंग मतलब शाइनिंग, टिमटिमाना, फिर भी वो आंखें टिमटिमा रही थी, चमक रही थी, थ्रू ऑल, पूरे इस दौरान, विथ सच अ जॉय, एक आनंद के साथ, इस प्रकार के आनंद के साथ उसकी आंखें टिमटिमा रही थी, ठीक है, उसकी आंखें जो है टिमटिमा रही थी। स्नेच्ड आउट ऑफ डेसोलेशन, स्नेच्ड आउट का मतलब लिख लो, आप कह सकते हो गॉट, या फिर कह सकते हो कम आउट, कुछ भी कह सकते हो, प्राप्त होना, आना। डेसोलेशन, देखो डेसोलेशन का मतलब होता है मीजरी, दुर्गति, MISERY, इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग अनहैप्पी, ठीक है ना, एंड लोनली, आप अनहैप्पी हैं और लोनली हैं, इस प्रकार की स्थिति को बोलते हैं डेसोलेशन, मतलब मीजरी, ठीक है ना। तो देखो वो कह रहा है यट टिंकलिंग, ठीक है, वो आंखें लाल थी लेकिन चमक रही थी, थ्रू ऑल विथ सच अ जॉय, इस आनंद में, स्नैच्ड आउट ऑफ डेसोलेशन, और ये आनंद उसने छीना था, ये आनंद जो है उसको सहसा ही नहीं मिला था, उसने प्राप्त किया था या छीना था। स्नैच मतलब छीनना, प्राप्त करना, ये आनंद उसने छीना था, किसमें से, ऑफ डेसोलेशन, अपनी दुर्गतियों में से, अपनी पीड़ाओं में से। वो हमेशा पीड़ित रहता है, हमेशा दुखी रहता है, हमेशा उसको कष्ट रहते हैं, लेकिन वो दृश्य देख के उसको आनंद आया, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये आनंद उसने जो है अपने कष्टों में से छीन लिया हो, ठीक है ना। स्नैच्ड आउट ऑफ डेसोलेशन, उसकी जो अधिकतर समय तो उसके साथ पीड़ाएं होती रहती हैं, मीजरीज होती रहती हैं, दुर्गति होती रहती हैं, और उन दुर्गतियों में से उसने जबरदस्ती ये आनंद छीन लिया, मतलब जबरदस्ती से, बड़ी मुश्किल से उसको ये आनंद प्राप्त हुआ इस इंसिडेंट की वजह से कि मैं गिरा,
वैसे तो दुखी रहता है, हमेशा कोई ना कोई टेंशन रहती है, लेकिन जैसे ही मैं गिरा तो उसका जो फन है वो एलिगेंस पर पहुंच गया, एक्सीलेंस पर पहुंच गया, एक्सक्यूजिटनेस पर पहुंच गया, और उस आनंद की वजह से उसकी आंखों से आंसू आ गए। ठीक है, और वो कह रहा है वो आंसू जो है लाल आंखों से आए थे, लाल होने का कारण इन्फेक्शन हो सकता है या लाल लाल होने का प्रीवियस वीपिंग हो सकता है। फिर उसके बाद वो ये कह रहा है कि लेकिन वो ये कह रहा है कि ये चमकती हुई आंखें जो हैं, इसमें इस प्रकार का जो आनंद उसने अपनी दुर्गतियों में से प्राप्त किया है, वैसे तो दुर्गति रहती है उसकी, अकेला रहता है, अनहैप्पी रहता है, लेकिन उस प्रकार की कंडीशन में से भी उसने इस प्रकार का आनंद जो है प्राप्त कर लिया है, छीन लिया है मुझे गिरता हुआ देखकर। इज इट क्लियर? फिर वो कह रहा है दैट हौगात। अब देखो ये हौगात जो है रेफरेंस, आपको क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो ये हौगात के बारे में आप देखिए, समझिए क्या है। देखिए हौगात, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो हौगात जो है एक बहुत ही फेमस पेंटर या एनग्रेवर है 18th सेंचुरी का, ठीक है ना, 18th सेंचुरी पेंटर, 18th सेंचुरी पेंटर, 18th सेंचुरी का बहुत फेमस पेंटर है। इसकी बहुत सारी पेंटिंग है, लेकिन इसमें जो रेफरेंस दिया गया है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो पेंटिंग आपको ध्यान रखनी है, मार्च टू फ्लिंचली। ठीक है, इसकी पेंटिंग भी ध्यान रखनी है, पेंटिंग का नाम है इसका, दोनों चीज ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसकी पेंटिंग का नाम है मार्च टू फ्लिंचली। तो हौगात जो है 18th सेंचुरी का एक पेंटर है। ठीक है, हौगात जो है काफी फेमस पेंटर था और इसके चार्ल्स लैम्ब से रिलेशन भी बहुत अच्छे थे। ठीक है, चार्ल्स लैम्ब ने अपना एक ऐसे भी लिखा है जिसका ऐसे का टाइटल भी है जीनियस एंड द कैरेक्टर ऑफ हौगात, है ना, इसकी बुक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये रही ना, देखो ये चार्ल्स लैम्ब की जो ये पूरी की पूरी बुक है सिलेक्टेड प्रोज की। इसमें आप देखेंगे तो इसका फर्स्ट जो है ऐसे, आप देखिए, मैं आपको इसके कंटेंट बता देता हूँ। इसका जो फर्स्ट ऐसे है वो ये है, ऑन द जीनियस एंड कैरेक्टर ऑफ हौगात। ठीक है ना, तो हौगात के इससे बहुत अच्छे रिलेशन थे। ठीक है, तो इसका नाम भी देखो यही है, मैं आपको बता देता हूँ, ये इसकी बुक है। तो ये जो हौगात है बहुत ही फेमस पेंटर है, इसकी जो पेंटिंग है इसका नाम है क्या, मार्च टू फ्लिंची। ठीक है ना, फ्लिंचली। ये हौगात जो है इससे चार्ल्स लैम्ब बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। हौगात के बारे में इसने कहा था, अदर पिक्चर्स वी लुक एट, इसने कहा था, बट हिज पिक्चर्स वी रीड। देखो इसकी इतनी अच्छी तस्वीरें हुआ करती थी कि इसके बारे में चार्ल्स लैम्ब ने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि अदर पिक्चर्स वी लुक एट, कि अन्य जो पिक्चर्स हैं, अन्य जो तस्वीरें हैं उनको तो हम देखते हैं, बट हिज पिक्चर्स, लेकिन इसकी जो तस्वीरें हैं उनको तो हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। मतलब इतनी अच्छी अच्छी तस्वीरें जिनको हम रीड करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए जो मैं आपको बताना चाहता हूं, हौगात ने एक पेंटिंग बनाई और जिस पेंटिंग का नाम है मार्च टू फ्लिंचली। फ्लिंचली क्या है, फ्लिंचली एक लंदन सिटी में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ए डिस्ट्रिक्ट इन लंदन। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखना, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं ना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं ना, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, सबसे पहले इसने यहां तक तो आपने देख लिया, फिर इसने एक जो है आपके लिए एक वर्ड यूज किया है हौगात। अब इसको आप कह सकते हो अलूजन कहते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा था उसकी लैंग्वेज जो है अलूसिव है, तो ये अलूजन का यूज किया है। अलूजन का मतलब ब्रीफ रेफरेंस। अलूजन क्या होता है, ब्रीफ रेफरेंस ऑफ अ पर्सन, इवेंट और आर्टिस्टिक वर्क। मान लो मैंने कोई लाइन जो है मिल्टन के जो है कॉमस से ले ली, मान लो मैंने कोई लाइन जो है शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ से ले ली, तो मैंने क्या किया, किसी आर्टिस्टिक वर्क का रेफरेंस लिया, तो ये अलूजन। मैंने किसी कैरेक्टर का, किसी व्यक्ति का नाम यूज किया, हौगात का यूज किया, तो मैंने क्या किया, ब्रीफ रेफरेंस किसका दे दिया, किसी कैरेक्टर का ब्रीफ रेफरेंस दे दिया। मैं किसी इंसिडेंट का, इवेंट का जो है रेफरेंस दूं, तो वो भी क्या होता है, अलूजन। अलूजन का मतलब होता है, अलूजन मतलब ब्रीफ रेफरेंस, एक आप ब्रीफ रेफरेंस देते हो और कह सकते हो अ पर्सन, इवेंट और एन आर्टिस्टिक वर्क, इसे कहते हैं अलूजन। तो हौगात में उसने अलूजन का यूज किया। हौगात एक 18th सेंचुरी का बहुत ही फेमस पेंटर था। हौगात की फेमस पेंटिंग का नाम है मार्च टू फ्लिंचली। मार्च का मतलब होता है कूच करना, फ्लिंचली एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। उसने एक पेंटिंग बनाई थी जिस पेंटिंग में जो है ये बताया जा रहा है कि कुछ गार्ड्स, सोल्जर्स, उसने पेंटिंग बनाई, उसमें बताया था कि कुछ सोल्जर्स जो है वो कूच कर रहे हैं, कहां पर कूच कर रहे हैं, इस डिस्ट्रिक्ट पर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट पर, फ्लिंचली नाम की डिस्ट्रिक्ट पर कूच कर रहे हैं। ठीक है, और उसने ये पेंटिंग बना दी।
पेंटिंग का इसका पर्पस था, उस वक्त जो किंग था जॉर्ज द सेकंड जो है उसको गिफ्ट करने के लिए इसने पेंटिंग बनाई थी। उसने जब ये पेंटिंग जॉर्ज द सेकंड को भिजवाई तो जॉर्ज द सेकंड जो है इस पेंटिंग से खुश नहीं हुआ, क्योंकि ये जो पेंटर था इसका एटीट्यूड था सैटिरिकल पेंटर था, ठीक है ना। ये जो पेंटर था ये सैटिरिकल पेंटर था, तो इसने जो है जॉर्ज द सेकंड ये चाहता था कि वो जो सोल्जर्स हैं उनको ये ग्लोरीफाई करे, लेकिन उसने उन सोल्जर्स पर क्या किया बल्कि सटायर किया, इसलिए जॉर्ज द सेकंड को वो ये पेंटिंग पसंद नहीं है, उसने वापस लौटा दी। हालांकि उसने ये उसको गिफ्ट के रूप में भेजी थी, लेकिन जो है जॉर्ज द सेकंड ने इसको एक्सेप्ट नहीं की। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसका जो पर्पस क्या था, ठीक है, इट वॉज मीन्ड एज अ गिफ्ट टू जॉर्ज द सेकंड, ठीक है। हाउगार्थ वॉज अ पेंटर ऑफ 18th century. His famous painting is March to Finchley. What is Finchley? Finchley is a district in London. ठीक है, इज इट क्लियर? ये ध्यान रहेगा। फिंचली इतना अच्छा पेंटर था, चार्ल्स लैम्ब से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। मैंने आपको बताया उसने हाउगार्थ जो है बहुत ही फेमस पेंटर था, उसने अपने ऐसे का नाम भी लिखा है ऑन द जीनियस एंड कैरेक्टर ऑफ हाउगार्थ, ये ऐसे भी लिखा है चार्ल्स लैम्ब ने। चार्ल्स लैम्ब ने इवन एक बार ये भी कहा था कि अदर पिक्चर्स वी लुक एट, अन्य तस्वीरों की तरफ तो हम देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कोई तस्वीर लगा दी तो आप उसकी तरफ देखेंगे, ठीक है, लेकिन उसने कहा कि हिज पिक्चर्स, लेकिन इसकी तस्वीरों को तो हम पढ़ते हैं, इतनी सारी चीजें। अब इसने जो यहाँ रेफरेंस जो यूज किया है चार्ल्स लैम्ब ने, उसका कारण है वो कह रहा है कि मार्च द फ्लिंचली जो है जो पेंटिंग है, उस पेंटिंग में जैसे सोल्जर्स जा रहे हैं कूच कर रहे हैं, तो वहां पर उस पेंटिंग में उसने एक जो है किसको बनाया, एक चिमनी स्वीपर को बनाया। उस वक्त कोई चिमनी स्वीपर होगा वो किसी बेकरी वाले की शॉप जो होती है उस बेकर की तरफ देख रहा था, तो उसने जो है हाउगार्थ ने उसकी भी पेंटिंग बनाई है, उसने उस पेंटिंग में उसको अवॉइड नहीं किया है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो हंस रहा है ना, ये बच्चा जो हंस रहा है, तो हाउगार्थ होता तो हाउगार्थ कुछ करता, उसने कहा नहीं, हाउगार्थ ने तो पहले से ही इस चिमनी स्वीपर को अपनी उस इतनी इंपॉर्टेंट पेंटिंग में भी स्थान दिया था। गॉट इट? यहां पे ये बात कहना चाह रहा है। आप देखो, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। दैट हाउगार्थ, वे हाउगार्थ, बट हाउगार्थ हैज गॉट हिम ऑलरेडी। उसने कहा लेकिन हाउगार्थ ने तो पहले इसको प्राप्त कर लिया है। इसका मतलब हाउगार्थ ने तो पहले इसको मेंशन कर दिया। मैंने आपको बताया उस पेंटिंग में एक चिमनी स्वीपर भी दिखाया हुआ है जो कि क्या है, हंस रहा है, ठीक है ना। तो वो कह रहा है हाउगार्थ होता तो ये जो लड़का जो चिमनी स्वीपर हंस रहा है इसकी पेंटिंग बनाता, मतलब वो ये कहना चाह रहा है। लेकिन वो कह रहा है नहीं, हाउगार्थ ने तो पहले इसको मेंशन कर दिया, ठीक है। तो कह रहा है हाउगार्थ हैज ऑलरेडी गॉट हिम ऑलरेडी, हाउगार्थ ने तो उसको पहले ही मेंशन कर दिया। हाउ कुड ही मिस हिम? वो कह रहा है वह उसे कैसे मिस कर सकता था। राइटर कह रहा है हाउगार्थ जो है उसको कैसे मिस कर सकता था इन द मार्च टू फिंचली, किसमें, अपनी उस पेंटिंग में, और पेंटिंग का नाम क्या है, मार्च टू फिंचली, ठीक है। फिर वो कह रहा है उस मार्च टू फिंचली में वो क्या कर रहा है, मैं एक बार इसको मिटा देता हूं जिससे आपको और वर्ड मीनिंग लिखे ना। उस मार्च टू फिंचली में क्या कर रहा है, वो ग्रीनिंग एट द पायर मैन। उस पेंटिंग में वो क्या कर रहा है, ग्रीनिंग का मतलब वही लाफिंग, हंस रहा है। किसकी तरफ हंस रहा है, एट द पाईमैन, पाईमैन का मतलब बेकर, एक बेकरी वाले की तरफ क्या कर रहा है, वो हंस रहा है। और उसने क्या किया, हाउगार्थ ने उसको अवॉइड नहीं किया पेंटिंग में। उसने उसको, जैसे मान लो एक ऐसा सीन होगा जिस वक्त सोल्जर्स जा रहे हैं मार्च करने के लिए फ्लिंचली पर, उस वक्त की तस्वीर की उसने पेंटिंग बनाई है। उस वक्त एक कोई चिमनी स्वीपर होगा, वो बेकर की तरफ हंस रहा होगा, तो वो चाहता था उस चिमनी स्वीपर को अवॉइड कर सकता था, हटा सकता था, लेकिन उसने जो है हाउगार्थ ने उस चिमनी स्वीपर को हटाया नहीं। इज इट क्लियर? There he stood, वह वहां खड़ा हुआ था। As he stands in the picture, वो कह रहा है वो चिमनी स्वीपर जो है जो मेरी तरफ हंसा था वो वहां खड़ा हुआ था। कैसे खड़ा हुआ था? As he stands in the picture, जैसा कि वो पिक्चर में खड़ा हुआ है। वो कह रहा है कि जब मैं वहां पर गिरा फिर खड़ा हुआ तो फिर चिमनी स्वीपर जो था वो मेरी तरफ हंस रहा था, वो वहां खड़ा हुआ था, उसी तरीके से खड़ा हुआ था जैसे कि मार्च टू फ्लिंचली वाली जो है पिक्चर में एक चिमनी स्वीपर खड़ा हुआ था। गॉट इट? इरिमूवेबल का मतलब एक जगह स्टिल, एक ही जगह जिसको वहां से हटाया ना, जैसे कि ऐसे ही वो वहां खड़ा हुआ था। एज इफ द जेस्ट वॉज टू लास्ट फॉर एवर, ऐसा लग रहा था जैसे कि द जेस्ट का मतलब वही लाफ्टर, हंसी मजाक, ठीक है ना। जेस्ट का मतलब लाफ्टर, ऐसा लग रहा था कि लाफ्टर, ठीक है ना, या फिर हैप्पीनेस, कुछ भी कह सकते हो। ऐसा लग रहा था कि उसकी हंसी या खुशी वॉज टू लास्ट का मतलब चलना, ऐसा लग रहा था कि उसकी हंसी या उसकी खुशी जो है वॉज टू लास्ट मतलब चलना,
ठीक है, लास्ट फॉर एवर। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हंसी या खुशी जो है क्या करेगी, हमेशा के लिए चलेगी। जैसे पेंटिंग में वो बना हुआ जो चिमनी स्वीपर है उसको जब भी देखोगे आपको हंसता ही नजर आएगा। ऐसे ही चार्ल्स लैम्ब कह रहा है कि मुझे ऐसा लगा था कि ये चिमनी स्वीपर जो मेरी तरफ हंसा है, ऐसा लग रहा था कि इसकी जो खुशी हंसी जो है वो चलेगी, हमेशा के लिए चलेगी, मतलब हमेशा हंसता ही रहेगा ऐसे। इज इट क्लियर? आगे देखो, विथ सच आ मैक्सिमम ऑफ ग्ली, उसकी हंसी में जो है अत्यधिक ग्ली थी। ग्ली का मतलब खुशी, ठीक है ना। उसकी जो हंसी है उसमें क्या था, बहुत ज्यादा खुशी थी। विथ सच अ मैक्सिमम ऑफ ग्ली, बहुत अधिक खुशी के साथ। एंड मिनिमम ऑफ मिसचीफ, मिसचीफ मतलब ईवल, बुराई, EVIL, ईवल, बुराई। वो कह रहा है विथ सच अ मैक्सिमम, उसकी जो हंस रहा था ना उस हंसी में जो है मैक्सिमम ऑफ ग्ली, ज्यादातर खुशी थी। मिनिमम ऑफ मिसचीफ, कोई शैतानी नहीं थी। इन इज मर्थ, उसकी खुशी में। वो जो चिमनी स्वीपर था, चिमनी स्वीपर जो खुश हो रहा था, चिमनी स्वीपर को जो आनंद आ रहा था, मर्थ का मतलब आनंद आना, खुशी आना, लाफ्टर, उस चिमनी स्वीपर के आनंद में ज्यादा से ज्यादा खुशी थी और बहुत कम क्या था, कोई बुराई थी। फॉर द ग्रिन ऑफ अ जेन्युइन स्वीप, क्योंकि वो कह रहा है जो ग्रिन, ग्रिन का मतलब हंसी, ऑफ द जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब रियल, ट्रू, जो सच्चे चिमनी स्वीपर की जो हंसी है, हैथ एब्सोल्युटली नो मैलिस, उसके अंदर किसी भी प्रकार की मैलिस, मैलिस का मतलब होता है फीलिंग ऑफ हेट्रेड, FEELING, फीलिंग ऑफ हेट्रेड, किसी भी प्रकार के घृणा के भाव नहीं थे। वो कह रहा है कि जो चिमनी स्वीपर है वो जो आनंद हंसी थी, उसकी जो आनंद ले रहा था उसमें जो है क्या थी, खुशी थी, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी बुरी बात नहीं थी। और उसकी हंसी में, चिमनी स्वीपर की जो रियल हंसी है उसमें एब्सोल्युटली नो मैलिस इन इट, कोई भी द्वेष भाव या घृणा के भाव नहीं थे। मतलब जैसे कोई गिर गया तो आप अपने आनंद के लिए हंस रहे हो, आपके अंदर कोई घृणा का भाव नहीं है, आप उससे कोई हेट्रेड नहीं कर रहे हो, आप अपने आनंद के लिए हंस रहे हो। तो करें उसमें उसका प्योर आनंद था, किसी प्रकार की मेरे प्रति नफरत द्वेष का भाव नहीं था। दैट आई कुड हैव बीन कंटेंट, वो कह रहा है आई कुड हैव बीन कंटेंट, कंटेंट का मतलब सेटिस्फाई, SATISFY, ठीक है ना। वो कह रहा है आई कुड हैव बीन कंटेंट, मैं जो है संतुष्ट हो सकता था। इफ द ऑनर ऑफ अ जेंटलमैन माइट इंड्योर इट, वो कह रहा है मैं इस चीज से संतुष्ट होता यदि किसी भी भद्र पुरुष का जो सम्मान है इसे सहन कर सकता। देखो जैसे कोई भी भद्र पुरुष गिर जाए और गिरने के बाद उसको भद्र पुरुष को ऐसा लगता है कि मेरा सम्मान गिरेगा, यदि कोई भी भद्र पुरुष जो है वो कह रहा है मैं इससे बहुत संतुष्ट होता यदि किसी भद्र पुरुष का जो सम्मान है वो इसे बर्दाश्त कर सकता। टू हैव रिमेन्ड हिज बट ऑफ हिज मॉकरी टिल मिडनाइट, और वो कह रहा है टू हैव रिमेन्ड कि वो रहता, क्या रहता, हिज बट, बट का मतलब लिख दो आप, टारगेट ऑफ हिज फन, उसके फन का टारगेट रहता, ठीक है ना, एंड मॉकरी, और उसके मजाक का टारगेट रहता, टिल मिडनाइट, मध्यरात्रि तक। वो कह रहा है यदि कोई भद्र पुरुष, ठीक है ना, यदि कोई भद्र पुरुष जो है उसके आनंद का, उसके जो आनंद का शिकार और उसके मजाक का शिकार यदि क्या करता, मध्य रात्रि तक रहता, तो कह रहा है इस चीज में मुझे संतुष्टि मिलती। बल्कि वो कह रहा है कि यदि कोई भी सज्जन पुरुष, यदि किसी भी प्रकार से, यदि कोई भी सज्जन पुरुष जो है उसके मजाक का और उसके आनंद का जो है टारगेट बन जाए, किसके, चिमनी स्वीपर के का, ठीक है, कब तक, मध्य रात्रि तक, तो इस बात से मुझे संतुष्टि होगी। ये वाली बात जो है एक जेंटलमैन जो है उसके सम्मान को बर्दाश्त करनी चाहिए। मतलब एक जेंटलमैन को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा सम्मान गिर गया, क्योंकि इससे क्या होगा, उस जो है चिमनी स्वीपर को बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। यदि कोई भी भद्र पुरुष इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेता है तो मुझे इस चीज़ से तो बल्कि संतुष्टि ही मिलेगी, मुझे अच्छा लगेगा। फाइन, फिर आगे देखो, फिर आगे कह रहा है वो आई एम बाई थियरी, थियरी का मतलब सिद्धांत थे। ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा हार्ड, स्टबर्न, हार्ड, ठीक है ना, STUBBORN, स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब होता है हार्ड कह सकते हो। वो कह रहा है आई एम बाय थियरी, मैं जो है क्या करता हूं, मैं जो है सिद्धांततः बहुत ज्यादा कठोर हूं। स्टबर्न का मतलब होता है बहुत एडमेंट, ठीक है ना, बिल्कुल विचलित नहीं होने वाला, जैसे सोच रखा है वही रहेगा, ठीक है।
ठीक है ना। तो आई एम बाई थियरी, मैं जो है सिद्धांत बहुत ज़्यादा ऑब्जरेट हूँ, ठीक है ना, मैं सिद्धांततः बहुत ज़्यादा कठोर हूँ। टू द सिडक्टिवनेस, सिडक्टिवनेस का मतलब अट्रैक्शन, ATTRACTION, अट्रैक्शन, आकर्षण। मैं सिद्धांत बहुत ज्यादा कठोर हूं, किसके प्रति बहुत ज्यादा कठोर हूं? आकर्षण के प्रति। ऑफ व्हाट वी आर कॉल्ड द फाइन सेट ऑफ टीथ, जिसे हम एक क्या है, अच्छे दांतों का सेट कहते हैं, जिसे हम अच्छे दांत कहते हैं, उन दांतों के प्रति मैं बहुत ज्यादा संवेदनशील हूं, ठीक है। आई एम इन थियरी, आई एम बाई थियरी, मैं जो है क्या कर रहा हूं, थियरी, थियरी मतलब सिद्धांत है बहुत ज्यादा ढीठ हूं, बहुत ज्यादा हार्ड हूं, बहुत ज्यादा कठोर हूं, किसके प्रति? आकर्षण के प्रति, दांतों के आकर्षण के प्रति मैं बहुत ज्यादा कठोर हूं। इसका मतलब दांतों के आकर्षण के प्रति मैं बहुत ज्यादा कठोर हूं, मतलब वो दांत जो आकर्षित होते हैं ना, मैं उनके प्रति बिल्कुल आकर्षित नहीं हूं, मैं उनसे बिल्कुल द्रवित नहीं होता, मुझे उनसे खुशी नहीं मिलती, ठीक है ना। जैसे मान लो वो कह रहा है कि किसी ने अपने दांत दिखा दिए, ठीक है ना, तो मैं उनके प्रति क्या है, बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा, नहीं, वो कह रहा है मैं बहुत ज्यादा कठोर हूं, मुझे किसी तरीके का आनंद नहीं आता। आई एम बाई थियरी, मैं सिद्धांत है ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्टबर्न हूं, हार्ड हूं, कठोर हूं। टू द सिडक्टिवनेस, आकर्षण के प्रति, ऑफ व्हाट वी आर कॉल्ड फाइन सेट ऑफ टीथ, जैसे आप कहते हैं ना बहुत अच्छे दांत, किसी ने कहा कि हाँ कितनी अच्छी बत्ती सी खिल गई है, किसी के दांत बहुत ब्यूटीफुल है ना, किसी की हंसी बहुत ब्यूटीफुल है, तो वो कह रहे हैं कितने अच्छे दांत हैं, तो कह रहा है मैं उसके प्रति बहुत ज्यादा हार्ड हूं, कठोर हूं, ठीक है ना। इसका मतलब मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगती, इसका मतलब किसी का हंसना अननेसेसरीली तो मुझे अच्छा नहीं लगता, फाइन, इसका मतलब ये। एवरी पेयर ऑफ रोजी लिप्स द लेडीज मस्ट पार्डन मी, कह रहा है हर पेयर ऑफ रोजी लिप्स, हर जो है रोजी लिप्स जो है, हर जो गुलाबी जो होठ हैं उनका जो जोड़ा, मतलब दो गुलाबी होठ, दो ही होते हैं, होते हैं ना, द लेडीज मस्ट पार्डन मी, फिर वो कह रहा है कि लेडीज मुझे माफ कर दो, मतलब रेफरेंस लेडीज के लिए कह रहा होगा वो, तो कह रहा है कि वो रोजी लिप्स का जो जोड़ा है, फिर वो कह रहा है लेडीज मुझे माफ कर दें, इज अ कैस्केट, वो एक टोकरी होता है, प्रिज्यूमेबली, प्रोबेबली, संभवतः, ठीक है ना, ऐसा माना जाता है कि होल्डिंग सच ज्वेल्स, वो इस प्रकार ज्वेल्स को रखते हैं। कह रहा है आपके जो होठ हैं, लिप्स हैं, इज अ कैस्केट, वो एक कैस्केट है, एक टोकरी है, पात्र है, जिसमें इन ज्वेल्स को, आभूषणों को रखा जाता है। यहाँ ज्वेल्स किसके लिए यूज हो रहा है? टीथ के लिए। देखो वो कह रहा है कि ये दांत जो हैं, ठीक है, ये वो ज्वेल्स हैं जिनको कि प्रोबेबली, सपोजिडली, संभवतया किस में रखा जाता है? इस कैस्केट में रखा जाता है। और कैस्केट जो है किसका बना होता है? लिप्स का कैस्केट बना होता है। मतलब आपका मुंह है, ये एक तरीके से कैस्केट है, ये लिप्स से बना हुआ कैस्केट है, और इसके अंदर क्या होता है? आपके टीथ होते हैं। तो राइटर कह रहा है कि ये टीथ के लिए क्या वर्ड यूज कर रहा है? ज्वेल्स। बट मी थिंक मतलब आई थिंक, लेकिन मैं सोचता हूं, लेकिन राइटर कह रहा है कि मैं सोचता हूं दे शुड टेक लीव, लीव का मतलब परमिशन, तो उनको टेक लीव का मतलब परमिशन, दे शुड टेक लीव टू एयर, एयर का मतलब शो देम, लेकिन उन्हें जो है परमिशन लेनी चाहिए दिखाने की, लेकिन जो है उनको दिखाने की परमिशन लेनी चाहिए एज फ्रूगली, फ्रूगली मतलब लेस, कम, एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके। तो देखो वो यहां क्या कह रहा है, एक बार दोबारा देख लीजिए, वो कह रहा है कि मैं वैसे तो बहुत ज्यादा स्टबर्न, हार्ड हूं इस दांतों के अट्रैक्शन के प्रति, मतलब मैं दांतों से बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होता। एवरी पेयर ऑफ रोजी लिप्स, हर जो रोजी लिप्स जो है, ठीक है ना, उसके पेयर, वो एक कैस्केट है जिसके अंदर की प्रिज्यूमेबली, सपोजिडली, वो जो कैस्केट है वो संभवतः क्या रखता है? इन ज्वेल्स को रखता है, उसके अंदर ये ज्वेल्स रहते हैं। बट मी थिंक, लेकिन मेरा मानना यह है, मैं ये सोचता हूं दे शुड टेक लीव टू एयर, मेरा मानना यह है, मैं ये मानता हूं कि उन्हें जो है ये जो आपके जो कैस्केट हैं, रोजी लिप्स के जो कैस्केट हैं, इनको कम से कम परमिशन देनी चाहिए, ठीक है ना। दे शुड टेक लीव, उन्हें जो है कम से कम परमिशन दी जानी चाहिए दिखाने की, देम, उन्हें मतलब दांतों को, एज फ्रूगली एज पॉसिबल, जितना कम से कम, दे शुड टेक लीव टू एयर, उन्हें इजाजत देनी चाहिए दिखाने की, देम, उन्हें मतलब दांतों को दिखाने की परमिशन, उन्हें दिखाने की परमिशन देनी चाहिए दांतों की, कैसे देनी चाहिए? एज फ्रूगली एज पॉसिबल, जितना कम हो सके उतना, जितना संभव हो सके उतना कम से कम उन्हें दिखाने की परमिशन मिलनी चाहिए। यानी इस कैस्केट में से इन ज्वेल्स को दिखाने की कम से कम परमिशन मिलनी चाहिए, मतलब उन ज्वेल्स को कम से कम दिखाना चाहिए। वो कह रहा है द फाइन लेडी और फाइन जेंटलमैन हु शो मी देयर टीथ शो मी बोन्स, कह रहा है जो भी भद्र पुरुष या महिलाएं मुझे अपने दांत दिखाती हैं, ठीक है ना, मान लो मेरा मजाक करने के लिए मैं गिर गया,
तो मेरा मजाक करने के लिए दांत दिखा रही है, किसी और वजह से दांत दिखा रही है, तो वो दांत जो है बोन्स ही तो है, हड्डी है, तो इसका मतलब वो अपनी हड्डियां दिखा रही हैं। तो दांत कोई बड़ी अच्छी चीज नहीं है। तो कह रहा है कि द फाइन लेडी, जो भी भद्र महिला, अनफाइन जेंटलमैन, और कोई भी भद्र पुरुष, हु शो मी देयर टीथ, जो मुझे अपने दांत दिखाते हैं, शो मी बोन्स, वो मुझे क्या दिखाते हैं, हड्डियां दिखाते हैं। येट मस्ट आई कन्फेस, लेकिन मुझे ये स्वीकार करना होगा, दैट फ्रॉम द माउथ ऑफ द ट्रू स्वीप अ डिस्प्ले ऑफ दीज वाइट एंड शाइनिंग ऑसिफिकेशन strike me as an agreeable anomaly in manner and an allowable piece of foppery। देखो अब यहां पर समझो ये क्या कह रहा है। वो कह रहा है लेडीज को तो मुझे अच्छा नहीं लगता दांत दिखाए, तो वो कह रहा है कोई भी लेडीज या जेंटलमैन मुझे दांत दिखा रहा है तो मैं मानूंगा कि वो अपनी हड्डियां दिखा रहा है। लेकिन वो क्या कह रहा है, यट मस्ट आई कन्फेस, लेकिन मुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा, मैं स्वीकार करता हूं, दैट फ्रॉम द माउथ ऑफ ट्रू स्वीप, लेकिन एक सच्चे स्वीपर के मुंह से, अ डिस्प्ले प्रदर्शन, लेकिन सच्चे स्वीपर के मुंह से प्रदर्शन, ऑफ दोज वाइट एंड शाइनिंग ऑसिफिकेशन, उन सफेद और चमकते हुए ऑसिफिकेशन। देखो ऑसिफिकेशन का मतलब तो यहां टीथ ही है, लेकिन ऑसिफिकेशन का मतलब वैसे होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग बोन्स, हड्डियां बनने की जो प्रक्रिया है, ठीक है ना। जैसे देखो आपने देखा होगा, जैसे किसी के फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है ना, फ्रैक्चर होने के बाद फिर वो हड्डियां जो है अलग हो जाती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे हड्डियां मिलकर जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। तो जो कैल्शियम इकट्ठा होता जाता है, ठीक है ना, तो उसका जो कैल्शियम से हड्डियां बनने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं ऑसिफिकेशन। हड्डियां बनने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ऑसिफिकेशन। तो यहाँ ऑसिफिकेशन का मतलब क्या है, सेंस क्या है इसका, टीथ। तो देखो ऑसिफिकेशन का मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग बोन्स, ठीक है। तो यहां देखिए आप, वही कह रहा है, आई कन्फेस दैट फ्रॉम द माउथ ऑफ अ ट्रू स्वीप, एक सच्चे स्वीपर के मुंह से, अ डिस्प्ले ऑफ दोज वाइट एंड शाइनिंग ऑसिफिकेशन, ये जो प्रदर्शन होता है, किसका प्रदर्शन होता है, उन दांतों का। स्ट्राइक्स मी का मतलब आइडिया और थॉट दैट कम्स सडनली, कोई भी आइडिया हो, विचार हो, या कोई भी विचार जो अचानक आए, ठीक है ना, दिमाग में, उसे कहते हैं स्ट्राइक्स मी, ठीक है ना। तो मैं आपको फिर बताता हूं। तो कह रहा है शाइनिंग ऑसिफिकेशन स्ट्राइक्स मी, ठीक है ना। ये जो शाइनिंग ऑसिफिकेशन है, ये जो दांत हैं, ये जो दांत दिखाते हैं, वो मुझे कैसा आइडिया लाते हैं, वो मतलब मुझे कैसा लगता है। स्ट्राइक्स मी मतलब कैसा लगना, मुझे कैसा फील होता है, यानी कि वो कैसा आइडिया मेरे दिमाग में एकदम से आता है। तो कह रहा है जब मैं इन चिमनी स्वीपर्स के दांतों को देखता हूं, जब ये अपने दांतों का प्रदर्शन करते हैं, तो कैसा आइडिया मेरे दिमाग में आता है, मुझे कैसा लगता है, कैसा फील होता है, मेरी ओपिनियन क्या रहती है उसके बारे में, क्या रहती है। वो कहता है अग्रीएबल अनॉमली। मैं इसको मिटा देता हूं इससे आपको ध्यान रहे। देखो वो क्या लगता है मेरे को, अग्रीएबल अनॉमली। देखो अनॉमली का मतलब होता है इरेगुलरिटी, IRREGULARITY। अग्रीएबल मतलब स्वीकार में, जिसे स्वीकार किया जा सके। तो आप समझिए, अग्रीएबल अनॉमली इन मैनर्स एंड अलाउएबल पीस ऑफ फॉपरी। अलाउएबल मतलब आप कह सकते हो परमिसिबल, ठीक है ना। तो देखो आप समझिए, यहां पे वो कह रहा है वो जो दांत दिखाते हैं, ठीक है ना, दांतों के लिए उसने ऑसिफिकेशन यूज किया है, लेकिन वो जो कह रहा है कि और कोई लेडीज या जेंटलमैन मुझे दांत दिखाते हैं तो मुझे बेकार लगता है। मैं ये कहता हूं कि उनके जो रोजी लिप्स हैं उसके अंदर उनको उनके ज्वेल्स को जो है रखना चाहिए बंद, और कम से कम उनको परमिशन देनी चाहिए बाहर आने की। फिर वो भी ये भी कहता है कि लेडीज और जेंटलमैन जो मुझे दांत दिखाते हैं, इसका मतलब मेरे ऊपर हंसते हैं, जियर करते हैं, मॉक करते हैं, तो कह रहा है कि वो मेरे को एक तरीके से बोझ दिखाते हैं, ठीक है ना। ठीक है फाइन। वो कह रहा है कि फिर लेकिन ये कह रहा है कि लेकिन मैं ये स्वीकार करता हूं कि ये जो चिमनी स्वीपर्स हैं, ट्रू चिमनी स्वीपर्स जो हैं, जब ये अपने दांतों का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है ना, तो वो कह रहा है कि वो मेरे को कैसा लगता है, कैसा फील होता है, मेरे दिमाग में कैसा आइडिया आता है, मैं कैसा महसूस करता हूं। कह रहा है एंड एज एन अग्रीएबल अनॉमली इन मैनर्स, कि वो एक जो है अग्रीएबल, स्वीकार में एक अनियमितता है इन मैनर्स। मैनर्स में देखो, मैनर्स में अनियमितता तो है। आप जो है कोई किसी के ऊपर हंस रहे हो
तो ये आपके मैनर्स में नियमितता नहीं है, मतलब अच्छे मैनर्स की बात नहीं है। वो कह रहा है वो मैनर्स में अनियमितता तो है, इरेगुलरिटी ऑफ मैनर्स तो है, बट इट इज एक्सेप्टेबल। अग्रीएबल मतलब एक्सेप्टेबल, लेकिन मैं उनकी जो है इरेगुलरिटी जो है मैनर्स में उसको एक्सेप्ट करता हूं। तो देखो यहाँ पे अग्रीएबल और एनॉमली। अग्रीएबल जो है पॉजिटिव वर्ड है, और एनॉमली जो है नेगेटिव वर्ड है। तो आपने क्या किया, दो ऑपोजिट वर्ड एक साथ रख दिए। जब आप दो ऑपोजिट वर्ड एक साथ रखते हो तो कौन सी लिटरेरी टर्म होती है, ऑक्सीमोरन, ठीक है ना। व्हेन यू पुट टू ऑपोजिट वर्ड टुगेदर तो वहां क्या होता है, ऑक्सीमोरन। OXYMORON, ऑक्सीमोरन, ठीक है। किसका यूज कर रहा है वो, ऑक्सीमोरन का, ठीक है। क्योंकि चार्ल्स लैम की प्रोज स्टाइल की विशेषता है कि वो क्या करता है, वो ज्यादा फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज करता है। सिमली, मेटाफर, पन, स्निग्धकी, मेटोनमी, देखिए हम पढ़ेंगे जब पता लगेगा कहाँ क्या क्या यूज कर रहा है, देखो, है ना। और आपके नोट्स में मैं सारा दिया हुआ है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पहले आप इसको समझ लेंगे ना तो आपको वो चीजें पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, रीडिंग से ही काम चल जाएगा। लेकिन वैसे आप कभी समझोगे नहीं तो दिक्कत आएगी, है ना। तो देखो, स्ट्राइक्स मी एज एन अग्रीएबल अनॉमली, वो मुझे कैसा लगता है, जैसे कि कोई स्वीकार में अनियमितता हो मैनर्स में, एंड एन अलाउएबल पीस ऑफ। देखो आपको ये फ्रेज ही ध्यान रखनी है। वो ये कह सकता है कि उनका चिमनी स्वीपर्स का दांत दिखाना उसके लिए कैसा लगता है। एक ऑप्शन दे दिया अग्रीएबल अनॉमली इन मैनर्स, दूसरा दे दिया एन अलाउएबल पीस ऑफ फॉपरी, है ना। ऐसे वर्ड्स दे सकते हैं ना। तो उसके लिए अगर उनको वो जो दांत दिखाते हैं तो मुझे उनके दांत देखकर ऐसा लगता है कि भाई ये तो जो है मैनर्स के अंदर जो अनियमितता है ये स्वीकार में है, उनके मैनर्स की ये अनियमितता स्वीकार में है। और परमिसिबल पीस ऑफ फॉपरी, फॉपरी का मतलब होता है वेन डिस्प्ले, वेन डिस्प्ले। तो एक वर्ड होता है फॉप, फॉप का मतलब होता है कि आप अपने कपड़े वगैरह इनका बहुत ज्यादा प्रदर्शन कर रहे हो, डिस्प्ले कर रहे हो, ठीक है ना, उसे कहते हैं फॉप। तो यहाँ फॉपरी का मतलब क्या हो गया, वेन डिस्प्ले, झूठा प्रदर्शन, ठीक है ना। और वो कह रहा है अलाउएबल पीस, ठीक है ना। तो वो कह रहा है उनका हंसना क्या है, परमिसेबल है, परमिसेबल ऑफ फॉपरी। वो जो झूठा प्रदर्शन है या प्रदर्शन जो है ऐसा प्रदर्शन है जो परमिसेबल है। उनका दांत दिखाना मेरे लिए एक जो है एक्सेप्टेबल इरेगुलरिटी इन मैनर्स है, ठीक है ना। मैनर्स के अंदर कैसा है, मैनर्स के अंदर जो है स्वीकार में अनियमितता के रूप में, मतलब अनियमितता है मैनर्स में लेकिन दैट इज अग्रीएबल, एक्सेप्टेबल टू मी। एंड सेकंड थिंग ही सेज इट इज अ परमिसेबल डिस्प्ले, ये जो है परमिसेबल है। ये झूठा प्रदर्शन तो है नो डाउट, बट इट इज परमिसेबल, ठीक है, एज फार एज द लाफ्टर ऑफ द चिमनी स्वीपर्स आर कंसर्न, ठीक है ना। बट आई एम वेरी सेंसिटिव टू पब्लिक अफ्रंट्स। लेकिन वो कह रहा है लेकिन पब्लिक अफ्रंट्स के प्रति, कोई जेंटलमैन और लेडीज के दांतों के प्रति वो यदि दांत दिखाते हैं तो उनके प्रति मैं सेंसिटिव हूं, बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेट हूं, मैं उनके जो आकर्षण के प्रति बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेट हूं, बहुत ज्यादा हार्ड हूं, कठोर हूं। इज इट क्लियर। फिर आगे देखो वो कह रहे हैं, अब देखो वो बिल्कुल काले हैं, बच्चे कैसे हैं, बिल्कुल काले हैं, चारों तरफ से काले हैं। और फिर वो एकदम से क्या करते हैं, हंसते हैं, तो एकदम से क्या है, सफेद सफेद दांत दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है, सफेद दांत जो दिखाई देते हैं उसके बारे में उसने कहा इट इज एज, ये वैसे ही हैं, व्हेन अ सेबल क्लाउड टर्न्स फोर्थ हर सिल्वर शाइनिंग ऑन द नाइट। जैसे कि सेबल क्लाउड, सेबल का मतलब होता है डार्क, जैसे कि एक जो है एक डार्क क्लाउड जो है टर्न्स फोर्थ प्रकट करता है हर सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है उम्मीद की किरण, हिंदी में कहते हैं उम्मीद की किरण, और इंग्लिश में कह सकते हो पॉजिटिव एस्पेक्ट, POSITIVE, पॉजिटिव एस्पेक्ट, ठीक है। वो कह रहा है ये जो है इस तरीके से है, वो जो काले बच्चे हैं उनके जैसी दांत दिखाई देते हैं, तो वो इसी तरीके से जैसे बादल, जैसे कि काले बादल के में से क्या क्या प्रकट हो, क्या दिखाई दे, हर शाइनिंग लाइट, सिल्वर लाइनिंग मतलब लाइट ऑन द नाइट, रात को। सिल्वर लाइनिंग का मतलब यहां क्या है, वैसे लाइट है, प्रकाश है, ठीक है ना, भावार्थ मतलब शाब्दिक अर्थ। तो कह रहा है जैसे काले बादल में से रात को कोई चमक दिखाई दे, पहले आपको शाब्दिक अर्थ बताता हूं, जैसे काले बादल में से रात को कोई चमक दिखाई दे उसी तरीके से है इनके जो दांत, क्योंकि वो काले हैं, सफेद दांत दिखाई देते हैं, ठीक है। अब सेंस क्या हुआ, इसका सेंस हो गया सेबल क्लाउड, डार्क क्लाउड जो है ऐसा लगता है इनके दांतों को देखे जैसे डार्क क्लाउड जो है उसमें अपीयर हो रहा है, उसमें क्या अपीयर हो रहा है, सिल्वर लाइनिंग। डार्क क्लाउड जो है दिखा रहा है, शो कर रहा है, प्रकट कर रहा है, अपीयर कर रहा है क्या, सिल्वर लाइनिंग का मतलब यहां हो गया पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑन द नाइट। नाइट का मतलब क्या हो गया, इन पैसिमिज्म,
PESSIMISM, जैसे कि निराशा के माहौल में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाई दे रहा हो, ठीक है। जैसे वो काले हैं, बिल्कुल बेकार से लग रहे हैं, काले हो रहे हैं, लेकिन उनकी क्या सफ़ेद दांत दिखाई देते हैं, तो वो राइटर कह रहा है कि ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे कि काले बादलों में से कोई क्या हो, एक चमक दिखाई दे रही हो, एक लाइट दिखाई दे रही हो, जैसे कि, ठीक है। जैसे आपने यदि विलियम कूपर की एक पोएम पढ़ी होगी, इसका नाम है लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस, ठीक है ना। तो वही वर्ड है कि क्या है, निराशा में से आशा की किरण, ठीक है। तो देखो एक ये बात तो है, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, वो ये है कि ये जो लाइन्स हैं, ये जो लाइन है चार्ल्स लैम्ब ने ली कहां से है। ये चार्ल्स लैम्ब ने जो है मिल्टन का वर्क है जिसका नाम है कॉमस, मिल्टन्स कॉमस, ध्यान रखना मिल्टन का वर्क है कॉमस, उससे लाइन ली गई है। तो ये अलूजन हो गया ना, क्या हो गया, अलूजन। अलूजन का मतलब भी मैंने आपको बताया था, ब्रीफ रेफरेंस लेते हो आप, किसी आर्टिस्टिक वर्क का ले सकते हो, किसी इवेंट का ले सकते हो, किसी पर्सन का ब्रीफ रेफरेंस जो होता है उसे कहते हैं अलूजन। तो ये जो मिल्टन के कॉमस से लाइन ली गई है, तो ये क्या है, अलूजन है। तो उसकी स्टाइल कैसी है, अलूसिव है, अलूजन्स लेता है, फाइन। आगे देखिए, फिर नेक्स्ट है इट इज लाइक सम रेमनेंट, ठीक है। फिर वो कह रहा है इट इज लाइक सम रेमनेंट ऑफ जेंट्री, नॉट क्वाइट एक्सटिंक्ट, अ बैज ऑफ बेटर डेज, अ हिंट ऑफ नोबिलिटी। अब देखो फिर अगेन एक चीज ध्यान रखना, फिर एक चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, जब मैंने आपको जब शुरुआत में जब ये ऐसे स्टार्ट किया था, तो ऐसे स्टार्ट करते वक्त मैंने आपको एक बात बताई थी कि चार्ल्स लैम्ब ने जब ऐसे स्टार्ट किया था तो उनके लिए उसने वर्ड यूज किया था पुअर ब्लॉट, इनोसेंट ब्लैकनेस, ठीक है ना। उसने क्या किया था, डिम स्पैक। चार्ल्स लैम्ब ने इन चिमनी स्वीपर्स के लिए वर्ड यूज किया था डिम स्पैक, पुअर ब्लॉट, इनोसेंट डार्कनेस, ठीक है। फिर उसने किया था यंग अफ्रीकन ऑफ आवर ग्रोथ, क्लर्जी एम। तो एक की जो चीज है, ठीक है ना, एक ही थॉट जो है, एक ही जो आइडिया है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट फ्रेजेस यूज की उसने, डिफरेंट, एक ही थॉट के लिए या एक ही आइडिया के लिए, कोई भी एक थॉट या एक आइडिया के लिए आप डिफरेंट फ्रेजेस का यूज करते हो, डिफरेंट एक्सप्रेशंस का यूज करते हो, इसे बोलते हैं इटिनरेशन। जब भी मैंने बताया था आपको, क्या बोलते हैं इसको, इटिनरेशन, ITENERATION, इटिनरेशन, ठीक है। जब आप एक ही किसी चीज के लिए अलग अलग आइडियाज का यूज करते हो, ठीक है, जब आप क्या करते हो, किसी भी एक ही आप किसी भी एक थॉट के लिए या आइडिया के लिए अलग अलग फ्रेज का यूज करते हो, तो उसे बोलते हैं इटिनरेशन, ITENERATION। इटिनरेशन का मतलब ट्रिक ऑफ यूजिंग, इटिनरेशन का मतलब होता है ट्रिक ऑफ यूजिंग डिफरेंट फ्रेजेस फॉर द सेम थॉट, ठीक है। तो अब देखो यहां पे वो क्या कह रहा है, कैसे यूज कर रहा है, वो कह रहा है आई लाइक सम रेमनेंट, रेमनेंट का होता है रिमेन्स, आई लाइक इट, सॉरी, इट इज लाइक सम रेमनेंट ऑफ जेंट्री, नॉट क्वाइट एक्सटेंट, बैज ऑफ बेटर डेज, हिंट ऑफ नोबिलिटी। अब देखो यहां पर जो बात कहना चाह रहा है वो ये कह रहा है कि ये जो चिमनी स्वीपर्स हैं, ये एक्चुअली में क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा हो सकता है कि पहले किसी रॉयल फैमिली में हो, बचपन में इनका किडनैप हो गया हो, और किडनैप होने की वजह से अब यहाँ पर ये जो है इस तरीके के काम कर रहे हो। लेकिन कभी कभी इनके अंदर जो है अपने वंश का खून झलकता है, मतलब कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी बातें कर देते हैं ये, जिससे ऐसा लगता है कि इनका संबंध किसी रॉयल्टी से है, किसी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से है, ये किसी जेंट्री से, कुलीन वर्ग से संबंधित है। तो कह रहा है, देखो ये कह रहा है इट इज लाइक सम रेमनेंट ऑफ जेंट्री, ऐसा लगता है कि ये जो है रेमनेंट ऑफ जेंट्री है, रेमनेंट का मतलब रिमेन्स। चिमनी स्वीपर्स के लिए कह रहा है ऐसा लगता है कि ये चिमनी स्वीपर्स ऐसे लगते हैं कभी कभी कि ये अवशेष हैं किसके, जेंट्री के। जेंट्री का मतलब पीपल बिलोंगिंग टू हाई क्लास, हाई क्लास के लोगों के क्या है, ये वो है हाई क्लास के लोगों के अवशेष है, मतलब ये उस वर्ग से बिलोंग करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत रिच व्यक्ति होंगे, लेकिन किसी ने इनका बचपन में किडनैप कर लिया, अब इस चिमनी स्वीपिंग के काम में लग गए, लेकिन कभी कभी जो है रॉयल ब्लड इनके अंदर कहीं ना किन्हीं एक्टिविटीज में झलक जाता है। तो क्या इट इज लाइक सम रेमनेंट ऑफ जेंट्री, ऐसा लगता है जैसे कि ये रिमेन्स हो किसके, कुलीन वर्ग के। फिर नेक्स्ट वर्ड यूज कर रहा है बैज ऑफ बेटर डेज, ऐसा लगता है कि ये जो है चिमनी स्वीपर्स हैं, सिंबल हैं अच्छे दिनों के। हिंट ऑफ नोबिलिटी, इशारा हैं, ठीक है ना, अच्छी चीजों के। तो देखो उनके लिए यूज किया उसने हिंट ऑफ नोबिलिटी, फिर उसने यूज किया बैज ऑफ बेटर डेज,
फिर उसने कहा रेमनेंट ऑफ जेंट्री। तो उसने क्या किया कि एक ही शब्द यूज करना था, एक ही बात कहनी थी, एक ही थॉट था, एक ही आइडिया था, लेकिन उसके लिए अलग अलग फ्रेजेस यूज किए उसने और अलग अलग जो है उसने वर्ड्स यूज किए, इसे बोलते हैं इटिनरेशन। ठीक है, तो ये क्लास लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो इसके बाद चलो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ते जाएं, आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी कि जो चीज़ क्लियर नहीं हो। मैं आपको चाहता तो इसमें से 15-20 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले आता और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद आपको उनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता, फिर उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उससे पर्पस फुलफिल नहीं होता है। उससे आपको हज़ारों और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो मैं बता रहा हूँ ये कोई भी बुक बता रही है, कोई भी बता रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपको आए। हाँ, हम ऐसे को पढ़ते हुए यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोचें कि ये भी बन सकता है, ये बन सकता है, तो ज़्यादा बेटर है ना। तो ये पूरा का पूरा ऐसे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, आप अच्छी तरह से इसको पढ़ें। ठीक है, थैंक यू।